हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार और अभी आप देख रहे हैं आर के साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट को लेकर के आया हूं और वह पार्ट है राष्ट्रपति को मिलने वाली आपातकालीन शक्तियां। दोस्तों, आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियां दी गई है और वो शक्तियां इस प्रकार है। राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका चर्चा अनुच्छेद 352 में किया गया है। राष्ट्रपति शासन, जिसका चर्चा अनुच्छेद 356 में किया गया है। और वित्तीय आपातकाल, जिसका चर्चा अनुच्छेद 360 में किया गया। दोस्तों, हम लोग राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब आपको आज के वीडियो को समझने में बहुत ही आसानी होगी। आज हम राष्ट्रपति को मिलने वाले दूसरी आपातकालीन शक्तियां, जो कि राष्ट्रपति शासन है, और तीसरी आपातकालीन शक्तियां, जो कि वित्तीय आपातकाल है, हम इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि किन किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग यह जानने वाले हैं कि राष्ट्रपति शासन क्या है, राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है। साथ ही हम लोग अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 365 को समझेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 365 में दिए गए प्रावधान को समझे बगैर हम यह नहीं समझ पाएंगे कि राष्ट्रपति शासन कौन लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे राज्य में राज्यपाल की भूमिका क्या है, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाने में राज्यपाल की क्या भूमिका है और राष्ट्रपति शासन यदि लग जाए उस दरमियान राज्यपाल की क्या भूमिका है, इस बात की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन बहुत सारे विभाग हैं, उसमें राज्य विभाग क्या है, उसके क्या कार्य है, इसको देखेंगे। क्योंकि राष्ट्रपति शासन को जब हम समझेंगे तो राज्य विभाग को भी जानना जरूरी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए तो क्या होगा, राष्ट्रपति शासन कितने दिनों तक लगा रह सकता है। एसआर बम्बई बनाम भारत संघ का जो बाद 1992 ईस्वी में हुआ था, उसमें जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है वो क्या है, इस बात को भी जानेंगे, जिससे हमें राष्ट्रपति शासन के बारे में और अधिक से अधिक ज्ञान होगा। इसके बाद राष्ट्रपति शासन कैसे समाप्त होता है, वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है और वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो क्या होता है और वित्तीय आपातकाल कैसे समाप्त होता है, इन तमाम चीज़ों को आज हम लोग समझने वाले हैं। तो यदि आप इन सभी बातों को हमारे साथ समझना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे साथ हमारे वीडियो को अंतिम देर तक देखिए, बीच में मत निकलिए। तो एक एक करके हम इन सभी बातों को करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर राष्ट्रपति शासन क्या है। तो दोस्तों, हम बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि हमारा देश भारत राज्यों का संघ है और राज्यों को भी कुछ शक्तियां दी गई है और उस शक्तियों के तहत राज्य काम करते हैं। हर राज्य में राज्य सरकारें होती है। राज्य सरकार कैसे कार्य करेंगी, केंद्र सरकार का उसमें क्या भूमिका होगा, इन तमाम चीज़ों का वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के स्पष्ट वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया।
किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के एक ही आधार बताया गया है, और वह आधार है राज्य में संवैधानिक तंत्र का फेल हो जाना। जब संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है तब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता है, और राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए उस राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं। संवैधानिक मशीनरी को समझने के लिए हाल में हुए महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के परिणामों को आपको जानना चाहिए, और वहां पर बने सरकार के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि अभी हाल में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, तो वहां के उदाहरण से आप और भी अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सदस्य चुन के जाते हैं। 288 विधानसभा सदस्यों के लिए 2019 ईस्वी में विधानसभा का चुनाव हुआ, और उस चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 44 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 54 सीटें प्राप्त हुए, और इसके अतिरिक्त और भी पार्टियों को और निर्दलियों को भी सीटें प्राप्त हुई। इस विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनकर के उभरी, और इसीलिए महाराष्ट्र के राज्यपाल बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिए। मुख्यमंत्री बनाने के बाद उसे विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा गया, और विश्वास मत हासिल करने से पहले ही वो इस्तीफा दे दिए। यहां पर आपको यह भी जानना चाहिए कि चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना में गठबंधन था। बीजेपी और शिवसेना दोनों मिलकर के सरकारें बनाई थी, लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो मुख्यमंत्री पद को लेकर के भाजपा और शिवसेना में मतभेद हो गया, और मतभेद इतना हो गया कि शिवसेना बीजेपी से अलग हो गया, और तब जाकर के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया राज्यपाल के द्वारा। लेकिन वो विश्वास मत हासिल नहीं कर सके, और विश्वास मत हासिल करने से पहले वो इस्तीफा दे दिए। राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। यानी कि हमारे संविधान में जो बताया गया है कि राज्य में सरकार उसी पार्टी की होगी जो चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल करेंगे, और यदि किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो कई पार्टियां मिल करके अपना स्पष्ट बहुमत साबित करेगी, और स्पष्ट बहुमत साबित करने पर ही उसी पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद बनाया जाएगा। ये बातें हमारे संविधान में बताई गई है। तो संविधान में जो चीज बताई गई है उसी को कहते हैं संवैधानिक तंत्र, और जब संवैधानिक तंत्र के अनुसार शासन चलाना संभव न हो तो इसी को कहते हैं संवैधानिक मशीनरी का फेल हो जाना। और ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को यह संज्ञान देते हैं कि राज्य में संविधान के अनुसार शासन चलाना संभव नहीं है। इसी स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो एक तो संवैधानिक तंत्र को इस बात से भी आप समझ सकते हैं, और संवैधानिक तंत्र को समझने के लिए आपको अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 365 को भी जानना पड़ेगा। आप देखेंगे अनुच्छेद 355 में 3 बातें की गई है, और अनुच्छेद 355 एक ऐसा अनुच्छेद है जो केंद्र सरकार को राज्य के प्रति उत्तरदायी बनाता है। यानी कि केंद्र सरकार को हमेशा राज्यों के शासन के प्रति चिंता बनी रहती है। ये बातें हमारे संविधान के अनुच्छेद 355 में स्पष्ट रूप से लिखी गई है।
केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह राज्य को बाहरी आक्रमण से बचाए, बाहरी आक्रमण से रक्षा करें, आंतरिक शांति को बनाए रखें और राज्य में संविधान का पालन हो रहा है कि नहीं, संविधान का पालन हो रहा है कि नहीं, इस चीज को देखें। यदि राज्य में कोई बाहरी आक्रमण हो रहा है या राज्य के भीतर किसी प्रकार के विद्रोह हो रहे हैं, अशांति का माहौल है, या राज्य में संविधान का पालन नहीं हो रहा है, संविधान के अनुसार सरकारें काम नहीं कर रही है, संविधान के अनुसार नागरिक काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को निलंबित कर कर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इसके साथ ही आपको अनुच्छेद 365 को भी जानना चाहिए। अनुच्छेद 365 यह बताता है कि केंद्र सरकार यानी संघ सरकार राज्य सरकारों को कुछ निर्देश देंगे, यानी कि केंद्र सरकार जो कानून बनाएंगे उस कानून के अनुसार राज्य सरकार को चलने के लिए निर्देश देंगे, और उस निर्देश को यदि कोई राज्य सरकार नहीं मानते हैं, अवहेलना करते हैं, पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे स्थिति में उस राज्य में राज्य सरकार को भंग करके, राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये सब जो प्रावधान आप देखिएगा तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन एक प्रकार से केंद्र सरकार को हथियार मिला है जिससे समय समय पर राज्य सरकार को संभालता रहे। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। बात दरअसल यह है कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा में भी अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन पर बहुत सारा बहस चला, बहुत सारी बातें हुई, और हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस समय यह कहा था कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन बहुत ही विषम परिस्थिति में लगाया जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या ऐसा हुआ? तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं हुआ। हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद अभी तक लगभग 126 बार से भी ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जा चुका है, और कई बार इसका दुरुपयोग भी हुआ है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन राज्यों में संवैधानिक तंत्र के अनुसार शासन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस चीज के बारे में जानकारी केंद्र सरकार को लेना है, केंद्र सरकार को इसका निगरानी करना है। अब यहाँ पर एक बातें जानना और जरूरी है कि राज्यों में संविधान के अनुसार शासन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसकी जानकारी केंद्र सरकार को कैसे मिलती है। तो आपको जानना चाहिए कि भारत सरकार का एक मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय में कई विभाग हैं, और उस विभाग में एक विभाग है राज्य विभाग। भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल को प्रत्येक 15 दिन पर राज्य में जो भी चल रहा है उन सभी चीजों का एक रिपोर्ट प्रत्येक 15 दिन पर राज्य विभाग को भेजना पड़ता है। राज्य में किस तरह से शासन चल रहे हैं,
कोई अपराध तो नहीं हुए हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध कितने अपराध हुए हैं, कितने मामले आए हैं, महिलाओं के विरुद्ध कितने मामले आए हैं, ये सभी रिपोर्ट राज्यपाल राज्य विभाग को भेजते रहते हैं। इसके आधार पर केंद्र सरकार को यह पता चलता है कि राज्य में संविधान के अनुसार शासन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि राज्यपाल जो है वह केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश करते हैं। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि यदि राज्यपाल सिफारिश नहीं भी करेंगे तो भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यदि राष्ट्रपति को किसी भी माध्यम से यह आभास हो जाए, यह प्रतीत हो जाए, यह पता चल जाए कि किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की जो भूमिका होती है वो दोहरी मापदंड पर होती है। आप देखेंगे राज्यपाल एक तो राज्य प्रमुख होता है और दूसरी तरफ वह जो है वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, वह संघ सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। यानी दोहरी मापदंड को अपनाना पड़ता है। और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते राज्यपाल को राज्य में घटने वाले प्रत्येक घटनाओं के बारे में, प्रत्येक कार्यकलापों के बारे में केंद्र सरकार को सूचना देना ही पड़ता है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए तो क्या होगा, इस बात की चर्चा हम लोगों को करना चाहिए। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगने के दरमियान राज्य सरकारें भंग हो जाती है, राज्य सरकार को निलंबित कर दिया जाता है। और अनुच्छेद 356 में स्पष्ट लिखा गया है कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो विधानसभा को भंग करके फिर से चुनाव करवा सकते हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में जब सरकारें नहीं बन रही थी तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, लेकिन विधानसभा को भंग नहीं किया गया। तमाम पार्टियों को कहा गया कि आप बहुमत साबित करने की कोशिश कीजिए, मिलीजुली सरकार बनाइए, अन्यथा विधानसभा को भंग कर देंगे और फिर से चुनाव करवा देंगे, जैसे कि बिहार में 2005 ईस्वी में हुआ था। बिहार में 2005 ईस्वी में जो चुनाव हुआ था और त्रिशंकु चुनाव परिणाम आया था, उस चुनाव परिणाम में आप देखेंगे तो श्री रामविलास पासवान जी को जो सीटें मिली थी वह एक निर्णायक सीट थी। रामविलास पासवान जी जिनके साथ चले जाते उसी पार्टी का सरकार बनता। रामविलास पासवान जी मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के जिद पर अड़े रहे और कोई भी पार्टियां मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी नहीं हुआ। अंत में क्या हुआ? अंत में विधानसभा को भंग करके फिर से चुनाव करवाया गया और जब फिर से चुनाव करवाया गया तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की पार्टी स्पष्ट बहुमत लेकर के आई और उनका सरकार बना और उनका सरकार बना जो आज तक चल रहा है। दूसरी बात आप देखेंगे तो जब राष्ट्रपति शासन लग जाते हैं तो राज्य सूची में जितनी भी विषय दी गई है उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को मिल जाता है। यहां तक कि राज्य के बजट बनाने का भी अधिकार केंद्र सरकार को मिल जाता है।
तो राष्ट्रपति शासन के अवधि में राज्य सरकारें प्रभावित होती है, राज्य सरकार को मिलने वाले अधिकार प्रभावित होते हैं, नागरिकों को मिलने वाले मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। इस बात को जानकारी रहना चाहिए। अब हम लोग बात कर लें कि यदि राष्ट्रपति शासन लग जाते हैं तो कितने दिनों के लिए लगे रहेंगे। दोस्तों, यदि एक बार राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वह 2 महीने तक लगे रहेंगे। 2 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगाए रखने के लिए संसद से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और यदि 2 महीने से अधिक राष्ट्रपति शासन लगा के रखना चाहते हैं तो 2 महीने के अंदर हर हाल में संसद से पारित करवाना पड़ता है, और संसद से यह जो पारित होता है वह साधारण बहुमत से ही पारित होता है। इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि यदि साधारण बहुमत से पारित करवाना है तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन विशेष बहुमत से यदि किसी चीज को पारित करवाना है तो उसमें जनरली संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बैठाना। तो जब साधारण बहुमत से किसी चीज को पारित करवाना है तो उसमें संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। तो राष्ट्रपति शासन को पारित करवाने के लिए भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। यदि एक बार राष्ट्रपति शासन लग जाए तो 2 महीने तक लगा रहेगा, और 2 महीने के अंदर यदि संसद पारित कर देते हैं तो वह 6 महीने तक लगा रह सकता है। आपको यहां यह भी जानना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन अधिक से अधिक कितने दिनों तक लगा रह सकता है। आपको जानना चाहिए कि हमारे संविधान में जो प्रावधान किया गया था वह यह था कि अधिक से अधिक 1 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन बाद में हमारे संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति शासन के अधिकतम सीमा जो है वो 3 वर्ष कर दिया गया है। लेकिन 3 वर्ष करने का जो है वो शर्त दिया, और 2 शर्त है, उस दोनों शर्त को आपको अच्छे ढंग से जानना चाहिए। पहला शर्त तो ये है कि यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक कर सकते हैं। और दूसरा शर्त है कि यदि निर्वाचन आयोग यह लिख कर दे दे कि राज्य में अभी चुनाव करवाना संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप कहेंगे कि पंजाब में तो 7 वर्षों तक लगा हुआ था, 7 वर्षों तक लगा हुआ था। तो आपको यह बता दें कि पंजाब और जम्मू कश्मीर बहुत ही विवादित क्षेत्र था जब हमारा देश आजाद हुआ। उस समय आजादी के बाद वहां पर अलगाववाद काफी विकसित था, और इसीलिए सिर्फ पंजाब राज्य के लिए संविधान में ऐसा प्रावधान कर करके 7 वर्ष तक बढ़ाया गया था। यहां पर आपको यह भी जानना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन में जो है राष्ट्रपति शासन में भी कुछ संशोधन किया गया था। वह जो संशोधन था वो ये था कि यदि एक बार संसद पारित कर देती है
तो राज्य में 1 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगा रह सकता है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा इस बात को फिर से हटा दिया गया और एक बार संसद जब पारित कर देती है तो 6 महीने तक ही राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा, यही प्रावधान किया गया। तो यहां पर बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। यदि एक बार राष्ट्रपति शासन लग गया तो वो 2 महीने तक लगा रह सकता है। 2 महीने तक संसद से पारित करवाने की कोई जरूरत नहीं है। संसद से बिना पारित करवाए हुए ही राष्ट्रपति 2 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। यदि 2 महीने से अधिक राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में 2 महीने के अंदर संसद से पारित करवाना पड़ता है। पारित करवाना पड़ता है साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से नहीं। और यदि संसद पारित कर देता है तो 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लग जाते हैं। और यदि राष्ट्रपति शासन को और आगे बढ़ाना है तो फिर से संसद द्वारा पारित करवाकर उसे 3 साल तक बनाया जा सकता है। लेकिन 2 शर्त हैं, यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, और दूसरा शर्त है यदि निर्वाचन आयोग निर्वाचन कराने में सक्षम न हो, यानी कि निर्वाचन आयोग यह कह दे कि राज्य में निर्वाचन कराना अभी संभव नहीं है। यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव करवाने के काम करते हैं। राज्य में विधानसभा, विधान परिषद, देश में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करवाते हैं। एक बात और हम लोग कर लें, SR बम्बई बनाम भारत संघ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों, कर्नाटक का यह मामला है। कर्नाटक में SR बम्बई का सरकार था और वहां पर 1992 ईस्वी में SR बम्बई के सरकार को अल्पमत के सरकार कहते हुए उसे बर्खास्त कर दिया और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। SR बम्बई इस खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया। उस मुकदमा को SR बम्बई बनाम भारत संघ के नाम से जाना जाता है। उस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रपति शासन को भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। और इतना ही नहीं, उस बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उसे गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। यानी यहां से आप यह भी समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन भी यदि संवैधानिक मूल ढांचा का उल्लंघन करता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो SR बम्बई बनाम भारत संघ भी राष्ट्रपति शासन से जुड़ा हुआ मामला था, इसीलिए इसका चर्चा करना भी यहाँ जरूरी है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन कैसे समाप्त होता है। राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के क्या नियम हैं। तो आप देखिए, एक बार जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो 2 महीने तक लगे रहते हैं और 2 महीने के भीतर यदि संसद से पारित नहीं करवाया जाए तो राष्ट्रपति शासन स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो समाप्त होने के पहला तरीका यह हुआ। दूसरा तरीका है यदि 2 महीने तक लगा रहा, संसद ने पारित कर दिया तो 6 महीने तक हो गया और 6 महीने के भीतर ही राष्ट्रपति शासन को समाप्त करना चाहते हैं तो संसद में प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति शासन को कभी भी समाप्त कर सकते हैं। तीसरा नियम है कि एक बार राष्ट्रपति शासन लगा, 2 महीने तक रहा, संसद से पारित करवा लिए, 6 महीने तक रहा,
फिर अगले 6 महीने के लिए संसद पारित करेगी तो 1 साल तक रहा। और अगर 2 में से कोई कारण नहीं है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति नहीं है, चुनाव करवाने की स्थिति है, चुनाव कराया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में 1 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाता है। और उपाय है कि राज्य में जब चुनाव हो जाता है और किसी पार्टी को बहुमत मिल जाती है या कई पार्टियां मिलकर स्पष्ट बहुमत साबित कर लेती है, तो सरकार बनाने के कगार पर पहुंच जाती है और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन वापस लेना पड़ता है। जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में वर्तमान में शिवसेना, राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये मिल करके बहुमत साबित किए और वर्तमान में उनका सरकार चल रहा है और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री का पद भी खतरा में था। क्यों था, कैसे था, कभी मौका मिला तो इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। अब दोस्तों कुछ बातें हम लोगों को यह जानना चाहिए कि अभी तक किस राज्य में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, अंतिम बार कब लगा, पहली बार कब लगा, इस सब के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो आपको जानना चाहिए कि हमारे देश में अभी तक 126 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जा चुका है। सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन 1953 ईस्वी में पंजाब में लगाया गया था और सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन पंजाब में ही लगा रहा। लगातार 7 वर्षों तक वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा रहा। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड ये ऐसे राज्य हैं जहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगे हैं। राजस्थान में 4 बार लगे हैं, हमारे बिहार में 8 बार लगे हैं। अंतिम बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था 2005 ईस्वी में, जिसका चर्चा मैंने अभी किया। पहली बार भोला पासवान शास्त्री जी के सरकार थे, उस समय लगा था। भोला पासवान शास्त्री जी ईमानदार छवि वाले मुख्यमंत्री कहलाते हैं और उसकी जो सरकार है वो इन ईमानदार छवि वाले सरकार के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर भी उसके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगा। जगन्नाथ मिश्रा के शासनकाल में लगा, लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे उनके शासनकाल में लगा। अंतिम बार 2005 ईस्वी में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, चुनाव हुआ, त्रिशंकु परिणाम आया, उस समय राष्ट्रपति शासन लगा था। तो इस बात का भी जानकारी आपको होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रपति को मिलने वाले तीसरे आपातकालीन शक्तियां जो है वित्तीय आपातकाल, उसके बारे में। तो वित्तीय आपातकाल लगाने का स्पष्ट कारण हमारे संविधान के अनुच्छेद 360 में बताया गया है। कारण यह है कि यदि देश में अर्थव्यवस्था काफी पिछड़ चुका हो, अर्थव्यवस्था का हाल बुरा हो, सरकार का साख समाप्त हो जाए, संचित निधि खाली हो जाए, ऐसी स्थिति में सरकार वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। और वित्तीय आपातकाल लगाने की स्थिति में देश के कर्मचारियों के वेतन कम किए जा सकते हैं। सभी राज्य के बजट को केंद्र सरकार अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी वेतन कम हो सकता है। वित्तीय आपातकाल के बारे में बहुत अधिक वर्णन हमारे संविधान में नहीं है
और अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल लगा भी नहीं है, और हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए कि कभी लगे भी नहीं। हालांकि अभी वर्तमान में कोरोना वायरस को लेकर के वैश्विक आर्थिक मंदी आ गया है, और इस मंदी में कुछ कहा नहीं जा सकता है, और वित्तीय आपातकाल भी संसद से पारित कराकर समाप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के बारे में बात कर लिया, और इस तरह से राष्ट्रपति का जो टॉपिक है उसको हम लोगों ने समाप्त कर लिया। अगले दिन हम लोग उपराष्ट्रपति टॉपिक को देखेंगे। तो यदि आप हमारे साथ इन तमाम बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और कम से कम एक दोस्तों तक शेयर कीजिए। हमारे साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहें।